दो तस्वीरें देखिए। मेरे राइट साइड में तेजस्वी यादव बिहार में रैली कर रहे हैं। वो बिहार के हर जिला को छान रहे हैं और ये जनसैलाब देखिए, बिहार के वैशाली जिले की तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव की आगरा में रैली है। टीवी अखबार कह रहा है बीजेपी 400 पार। तो सवाल है कि सच्चाई क्या है, क्या होगा 2024 में। जो बीजेपी कह रही है 400 पार, वो विपक्षी दलों पर दबाव क्यों बना रहे कि गठबंधन मत करो। आप कल्पना कीजिए, जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस और आप का गठबंधन है और 7 सीटें हैं, खबर आ रही है कि बीजेपी सख्ते में है और वो 4 और 3 के मुकाबला करने के लिए 4 और 3 मतलब 3 सांसदों का टिकट कट जाएगा। 4 रिपीट होंगे, 3 नए आएंगे। क्या ये फॉर्मूला यूपी में भी लागू होगा? पिछले बार 2019 में कांग्रेस गठबंधन से बाहर थी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। उस समय मोदी का पहला टर्म पूरा हुआ था, एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, 370 का भी मामला था और शहीदों के नाम पर भी वोट मांगे गए थे। बिहार में नीतीश कुमार इस बार बीजेपी के साथ हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी जिस तरह से नेताओं को मिला रही है अपने दलों में, खासकर सवर्ण नेताओं को। और बताइए, रितेश पांडे को बीजेपी ने अपने में मिला लिया। अंबेडकर नगर से अब उसको टिकट देना पड़ेगा जहां से रितेश पांडे जीते हुए हैं। अब पांडे जी को कोई दलित पिछड़ा क्यों वोट देगा भाई? और पांडे जी के आने से बीजेपी को क्या फायदा? पांडे जी, ब्राह्मण समाज के लोग तो पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपकी मती मारी जाती है। क्या बीजेपी के साथ यही हो रहा है? न्यूज़ 24 ने एक सर्वे किया कि कितने % लोग मानते हैं कि बीजेपी 400 पार। 75% ने कहा बीजेपी 200 से नीचे सिमट जाएगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। न किसी से दोस्ती, न किसी से बैर, 100% खरा सच। अब बताइए, बीजेपी में कोई दलित पिछड़ा आदिवासी नेता आ जाए तो मान लूंगा कि वो अपने समाज का वोट लाएंगे। जयंत चौधरी चले जाए तो जैसे जाट समाज के लोग नाराज है, कुछ वोट बढ़ जाए, ये तो मानने वाली बात है। नीतीश कुमार के जाने, गठबंधन में जाने से 1-1.5% वोट का इजाफा हो जाए, ये भी मानने वाली बात है। महाराष्ट्र में अशोक चौहान के बीजेपी में जाने से कुछ मराठा वोट बढ़ जाए, ये भी मानने वाली बात है। लेकिन बीएसपी से रितेश पांडे को बीजेपी यूपी में अपने पास मिला रही है, उसमें कौन सा फायदा हो जाएगा भाई? ब्राह्मण समाज का वोट तो ऑलरेडी बीजेपी के साथ है। हाँ, एक काम जरूर होगा, ओबीसी का जो टिकट बनता था, बीजेपी जी किसी ओबीसी को टिकट देती, अगर रितेश पांडे बीएसपी से चुनाव लड़ते तो वहां बीजेपी किसी ओबीसी को टिकट देती, अब ओबीसी का वोट बढ़ जाता। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में अभी जो स्थिति है, सवर्ण समाज के लोग एक मुश्त वोट बीजेपी को देते हैं और गैर सवर्ण समाज के लोग वोट जो है वो विपक्षी दल को भी देते हैं और बीजेपी को देते हैं। कायदे से अगर मुझसे बीजेपी सलाह ले तो मैं कहूंगा कि भैया, जितना दलित पिछड़ा आदिवासी नेताओं को अपने पाले में ला सकते हो ले आओ, उससे फायदा हो सकता है। लेकिन सवर्ण समाज के नेताओं को आप जितना अपने पाले में लाएंगे, आपसे उतना ओबीसी वोट भागेगा। ये इतना ईमानदार, कोई ईमानदारी से बात बीजेपी को नहीं बताएगा। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर बीएसपी गठबंधन कर ले बीजेपी से पूरे देश में, तो सीधे बीजेपी के पास 10 से 15% वोटों का इजाफा हो जाएगा, तब जाकर वो क्लीन स्वीप कर सकता है। लेकिन जितना सवर्ण नेताओं को वो अपने पाले में लाएंगे, उतना उनका नुकसान होगा। तो यूपी में रितेश पांडे के जाने से बीएसपी का तो नुकसान नहीं है। हाँ, दानिश अली के जाने से, उनको हटाने से थोड़ा बहुत मुस्लिम वोटों का नुकसान हो सकता है। ईमानदारी से यही कैलकुलेशन है और यही सच्चाई है। मूलक नागर बीजेपी में चले जाएं या जयंत के साथ चले जाए तो हो सकता है बीएसपी को थोड़ा नुकसान हो, लेकिन रितेश पांडे के जाने से तो कोई नुकसान नहीं है। एक बात तो यह है। दूसरी बात, टीवी अखबार कह रहा है 400 पार। अगर 400 पार में इतना दम है तो इतने तमाम नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाने की जरूरत क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी के पास अगर कुछ पाने की कहीं पड़ी है तो वो बंगाल में वो कोशिश कर सकते हैं, जहां ब्राह्मण समाज से आने वाली ममता बनर्जी संविधान की भी धज्जियां उड़ा रही है और वहां लगातार क्राइम अपने शबाब पर है और दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ वही सब हो रहा है जो लेफ्ट की सरकारों में होता था। अत्याचार की इंतहा है और बिल्कुल काम नहीं कर रही है ममता बनर्जी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में विपक्ष में बीजेपी जैसी पार्टी होनी चाहिए। क्या शानदार प्रदर्शन कर रही है बीजेपी वहां विपक्ष के तौर पर। टीवी अखबार उसके साथ है, उसको उसने लगा रखा है।
उसके सारे अध्यक्ष नेता सब वहां जा रहे हैं। विपक्ष हो तो ऐसा, विपक्ष को सीखना चाहिए अगर किसी से तो वो बीजेपी से कि राजनीति कैसे की जाती है। लेकिन वहीं बिहार में तेजस्वी यादव ने बीजेपी की हवा निकाल रखी है। बिहार में नीतीश कुमार जब से गठबंधन से निकलकर बीजेपी के साथ गए, बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब सोचिए, नीतीश कुमार को 15 सीटें से 18 सीटें तो देनी पड़ेंगी। नीतीश जी वो जीत के आएंगे और क्या गारंटी है कि नरेंद्र मोदी को 40-50 सीटों की कमी पड़ जाए और नीतीश कुमार बार्गेन न करे? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। वहीं तेजस्वी यादव जिसके हिस्से में सिर्फ 20 सीटें आ रही थी, अब उनके हिस्से में 35 सीटें हैं, 30 सीटें हैं। तो नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने से बीजेपी को आधा सीटों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसके गठबंधन में भी और असर पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। अगर वो उनको नहीं दे पाए तो रोक नहीं पाएंगे और मुकेश सहनी को भी रोक नहीं पाएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स पूरा पलट रहा है। झारखंड में बीजेपी ने बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बीजेपी को इतना महंगा पड़ेगा जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आज के समय में बीजेपी ने किसी भी दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं पर हाथ डाला, दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं पर हाथ डाला तो नुकसान होगा। राजस्थान में जिस तरह से बैरवा समाज की एक बेटी जो टीचर थी 26 जनवरी के दिन, जिसको प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं कि शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले हैं, 26 जनवरी के दिन बैरवा जो समाज से आती थी एक बहुजन बेटी ने, 26 जनवरी टीचर थी वो, उन्होंने महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें लगा रखी थी। कुछ क्रिमिनल्स टाइप के लोग आए, उनको टॉर्चर करने लगे। उन्होंने कहा कि आज कोई धार्मिक आयोजन नहीं है, जब धार्मिक आयोजन होगा तब करेंगे। आज तो 26 जनवरी है, संविधान दिवस, संविधान को याद करने की जगह है। आज धर्म की क्या जरूरत है? उनको जिस तरह से 700 किलोमीटर दूर अटैच किया गया है, ये राजस्थान में बीजेपी को ले डूबेगा, क्योंकि अब सोशल जस्टिस और सोशल मीडिया का दौर है और आप दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक किसानों पर अत्याचार करके बच नहीं सकते हैं। हाँ, किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को देश भर में बड़ा नुकसान हो रहा है और वहां 400 पार पर झटका लग रहा है। यूपी में मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर बीएसपी से कांग्रेस गठबंधन करती है तो उसको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सब जगह फायदा होगा। जो 17 सीटें बीएसपी कांग्रेस को मिली, अगर उसमें से 2 सीट कांग्रेस अपने पास रखकर 15 सीट मायावती जी को दे, 25 सीटें उनको और मिले, अखिलेश यादव की तरफ से 40 सीटें भी उनको अगर मिलता है या कम से कम 30 सीटें, तो उसका देशव्यापी असर होगा। मायावती जी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन उसके बाद भी मायावती जी को भी ये सोचना पड़ेगा, इस बार जनता टैक्टिकल वोटिंग करेगी। खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, किसी भी कीमत पर वो वोट देने के लिए तैयार नहीं है बीजेपी को। बेरोजगारी बढ़ रही है, जातिवाद बढ़ रहा है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग जहां भी नौकरी करते हैं उनके साथ जातिवाद हो रहा है, जहां भी बिजनेस में उनके साथ जातिवाद हो रहा है, सड़कों पर जातिवाद हो रहा है। और अगर नरेंद्र मोदी इसी पर लगाम, नरेंद्र मोदी की सरकार अगर जा रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी, उसकी सबसे बड़ी वजह है जातिवाद, मनुवाद। जिस तरह से लक्ष्मण यादव के साथ हुआ, जिस तरह से दलित बेटी डॉक्टर रितु के साथ हुआ, जिस तरह से राजस्थान में अभी हेमलता बैरवा के साथ हो रही है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक ट्राइबल युवक के पर पेशाब किया गया, आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। अब इस देश में जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं है, इस देश में मनुवाद के लिए कोई जगह नहीं है। इस देश के तमाम 90-95% लोग जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं, उनको आपको राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी देनी पड़ेगी, उनका हक अधिकार देना पड़ेगा, क्योंकि ये संविधान का राज है और ये कलम युग है। आज सब सोशल मीडिया से सब लोग अवेयर हुए हैं, सब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। और नरेंद्र मोदी ओबीसी कहकर सत्ता में आए थे, और अगर उनके राज में दलित, पिछड़े, आदिवासी, ओबीसी पर जुल्म होगा तो वो बच नहीं पाएंगे। संजय सिंह को जेल में डाल सकते हैं आप, मनीष सिसोदिया को डाल सकते हैं, सत्येंद्र जैन को डाल सकते हैं, क्योंकि ये समाज आपके साथ है, इससे आपका वोट नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आप हेमंत सोरेन को जेल में डालेंगे, आप तेजस्वी यादव को परेशान करेंगे, आप मायावती जी को परेशान करेंगे, तो आपकी सरकार नहीं चल पाएगी। अरविंद केजरीवाल एक बड़े फैक्टर हो सकते हैं। अगर उनको जेल में डाला गया तो वैश्य समाज इससे नाराज होगा और बीजेपी का जो पैसा वाला पावर है वो भी नुकसान में आ सकता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी ने भी गठबंधन करके कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। और एक बात तो तय है, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे हैं और इस देश में 2024 में अगला प्रधानमंत्री कोई दलित, पिछड़ा या आदिवासी ही होगा या किसान समाज से ही होगा। शरद पवार ने कहा है
बीजेपी 150 के नीचे सिमट जाएगी। शरद पवार को आप हल्के में मत लीजिए, गंभीर नेता है, किसान नेता है, बड़े नेता है। आप सोचिए, जो टीवी अखबार, ऋचा अनिरुद्ध है एक, वो कह रही हैं कि क्या मीडिया में नौकरी जाति पूछ कर दी जाएगी। ऋचा अनिरुद्ध ब्राह्मण समाज से आती हैं, खुद के बायो में ब्राह्मण लिख रखा है। अरे मैडम, जाति तो इस देश में जाति ही नहीं है, नहीं तो आपको ब्राह्मण लिखने की जरूरत न पड़ती। हर जगह डाइवर्सिटी आपको देनी पड़ेगी, हर जगह आपको भागीदारी देनी पड़ेगी। और अगर बीजेपी इस बार चुनाव हारती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है जातिवाद और मनुवाद। जब तक आप उस पर कंट्रोल, आपको दलित, पिछड़ा, आदिवासियों का वोट भी चाहिए, किसानों का वोट भी चाहिए, और आप अधिकार नहीं देंगे, एमएसपी नहीं देंगे, एससी एसटी ओबीसी की नौकरियां नहीं देंगे और वोट भी लेते रहेंगे, ये नहीं चलने वाला है। देश बहुत आगे बढ़ चुका है, 21वीं सदी है, कलम का युग है, बाबा साहब का संविधान है। देश तो भाईचारे से चलेगा, देश तो संविधान से चलेगा, देश तो जातिवाद खत्म करना पड़ेगा, मनुवाद खत्म करना पड़ेगा और सबको बराबर का अधिकार देना पड़ेगा, तब जाकर देश चलेगा। ये कांग्रेस का दौर नहीं है। 60 साल वो जमाना था जब सोशल मीडिया नहीं थी, कांग्रेस को जैसे मन हुआ उसने 60 साल हाँक लिया। बीजेपी को लोगों ने वोट दिया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लोगों की समस्याएं दूर होंगी, लेकिन बीजेपी ने आखिरकार वही मनुवाद को जिंदा कर दिया जिसकी कीमत आरएसएस के जातिवाद, मनुवाद की कीमत नरेंद्र मोदी को चुकानी पड़ेगी। और टीवी अखबार, सोचिए, आज एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा है कि इस देश में लोकतंत्र के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई खतरनाक है तो वो टीवी अखबार है। मैं फिर कह रहा हूं, आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम है, उसके बाद भी वहां कुछ दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान जज बन सकते हैं, लेकिन टीवी अखबार एक ऐसा जातिवाद का घर है जहां कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं। और सवाल है कि क्या ध्रुव राठी कोलिजियम पर खबर बना सकते हैं? क्या ध्रुव राठी जातिवाद के खिलाफ खबर बना सकते हैं? क्या ध्रुव राठी एससी एसटी एक्ट के पक्ष में खबर बना सकते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, जब तक टेलीविजन, अखबार, मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं होगी, एससी एसटी ओबीसी के लोगों की डाइवर्सिटी नहीं होगी, तब तक इस देश में जातिवाद के खिलाफ जंग चलती रहेगी। और गलती से भी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी के यूट्यूब चैनल हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस पर हाथ मत डालिए, क्योंकि उसके साथ इस देश का 50 करोड़ बहुजन जुड़ा हुआ है। तो ये गलती तो मत कीजिए सरकार। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान बहुत जागरूक हैं, एकजुट भी हैं, और इस देश पर आप राज कीजिए, आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक मर्यादा में। अब जातिवाद और मनुवाद नहीं चलेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।